स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 7th साइंस और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बच्चों न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि डिफरेंट तरीके हैं जिससे प्लांट अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सारे ही प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पढ़ चुके हैं ना हम फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों हमारी लास्ट क्लास में कि जो सारे ही प्लांट्स होते हैं वो क्या नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, तो सभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो फिर वो क्या करते हैं, तो फिर वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा तो क्या करेगा, औरों से वो खाना ऑब्टेन करेगा, चाहे वो प्लांट से ऑब्टेन करेगा चाहे वो एनिमल से ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो प्लांट। कौन सा मोड करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। अब पहले बात करते हैं कुछ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, उनको बिल्कुल क्विक रिवीजन करके उनकी फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, साथ के साथ लेक्चर पढ़ते हुए देखते हुए अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें और जो जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उन्हें आप अंडरलाइन करते रहें और एडिशनल जो भी आपको लगेगा कि एडिशनल बताया जा रहा है वो आप लिखते जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक आज का, जो कि है बच्चों अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें दो हम पढ़ भी चुके हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, आपने ये समझना है कि जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हो ना, वो सभी पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बना पाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि वो जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हो वो फोटोसिंथेसिस ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। सो देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कैसे छांटा जाए कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। बस इतनी सी बात, सिंपल सी बात पहले आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल होना ना होना ही ये दर्शाता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो पत्तों के अंदर होता है और वो सोलर एनर्जी को पकड़ने यानी कि कैप्चर करने के लिए सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। और अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगी तो फिर सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करेगा? सिंपल ऐसे याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। क्वेश्चन बनेगा वाई क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट। सभी ये क्वेश्चन लिखेंगे, वाई क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज with the help of chlorophyll, green leaves captures solar energy। आपने क्या लिखा बच्चों कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की मदद से जो ग्रीन लीव्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं एंड कन्वर्ट इट टू केमिकल एनर्जी। और फिर वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा देती है? क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में। तो इसीलिए ही क्लोरोफिल ज्यादा जरूरी है, और जिसमें नहीं होगा वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले, यानी कि हेटेरोट्रोफ्स। तो प्लांट भी हेटेरोट्रोफ्स हो सकते हैं, जिसमें से हमने दो कैटेगरी प्यारे बच्चों पढ़ ली थी। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, और रिवाइज करेंगे साथ मिलके। एक तो है बच्चों
पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स जो दूसरों से खाना छीनते हैं। एक तो बच्चों हम किसी से शेयरिंग करें, ठीक है, एक छीन ही ले, बताओ कौन सा बुरा हुआ? अगर आप क्लास में किसी बच्चे से उसकी नोटबुक छीन लेंगे या उसका खाना छीन लेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा, है ना? ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही ये जो पैरासिटिक प्लांट्स है ना, ये दूसरे प्लांट से खाना छीनते हैं, ठीक है ना? तो इनमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कस्क्यूटा, जिसे हम बोलते हैं अमर बेल। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जो अमर बेल होती है ये बेल है, यानी कि खुद से नहीं, मतलब सपोर्ट चाहिए इसको, ये खुद खड़ी नहीं हो सकती। जैसे एक पेड़ खड़ा आप देखते हो, तो ये क्या करती है, जिस पेड़ के साथ ये सपोर्ट लेती है ना, उसके चारों तरफ ये पूरी फैल जाती है उसके ऊपर, और फिर क्या करती है, ये उसी का बना बनाया खाना लेती है उससे। तो अमर बेल क्या हुई? पैरासाइट हुई। और जिससे खाना लिया जाता है या यूं कहो छीना जाता है, उसे हम बोलते हैं होस्ट, क्योंकि वो इसे सर्व कर रहा है। ये तो होगा पैरासाइट, क्योंकि ये तो खाना छीन रहा है, और जिससे खाना छीना जाता है या जिसको ये नुकसान पहुंचा रही है, उसे कहते हैं बच्चों होस्ट। ठीक है, ये बातें हो गई थी। फिर आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? इसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल बच्चों, पिक्चर प्लांट, PITCHER, पिक्चर प्लांट। यहां तक हम अच्छे से पढ़ चुके थे। जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये टॉपिक कोरिलेट करेगा, हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ही आज पढ़ेंगे, तो इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी आप प्रीवियस लेक्चर से देख भी सकते हैं, ठीक है, वहां आपको इमेजेस के साथ अच्छे से बताया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सेप्रोट्रोफ्स, यानी कि सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं। इसके लिए आपको क्या देखना होगा? सबसे पहले जो हमारे घरों में, जो आपके घर में मशरूम आता होगा, मशरूम आता है, मशरूम की सब्जी आपकी मम्मी आपके लिए बनाती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी होती है, जिन्हें नहीं पसंद वो जरूर खाएं, वो भी उन्हें पसंद होनी चाहिए वो, ठीक है। तो आप मार्केट में अगर अपने फादर के साथ जाते हैं या फिर आपके घर में भी आती है, तो आपने मशरूम का पैकेट जरूर देखा होगा, है ना। सो यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, या मार्केट में देखा होगा या घर में देखा होगा, क्योंकि घर में भी तो आती है ना, घर में आएगी तभी तो बनेगी। तो ये चीज आपने देखी होगी, यानी कि यू हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम इन योर एवरीडे लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपने देखी होगी। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सोइल, जिसे हम छतरी बोलते हैं। छोटे बच्चे क्या कहते हैं उसे? मिट्टी में कहते हैं छतरी उगी हुई है। वो मॉइस्ट सोइल, यानी कि जो नमी वाली सोइल है, उसमें आपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर उगता हुआ भी देखा होगा, जिसे आपने क्या कहा होगा बच्चों? बच्चे क्या कहते हैं उसको? छतरी बोलते हैं। तो वो उगी हुई होती है जमीन में, है ना, मॉइस्ट सोइल में। और ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश में जब गीली लकड़ी हो जाती है, उसमें भी जो फंगस है वो ग्रो करती है। ये मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल बताए हैं ना बच्चों, ये फंगस होती है, ठीक है। इसे हम फंजाई भी बोलते हैं, फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत आप आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। तो क्या हम कहेंगे, हमने ये जानना है कि किस तरह का न्यूट्रिएंट लेती है, ठीक है, इसे खाना कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो आपने बच्चों कैसी देख रखी है? इस तरह की, ये मिट्टी में कुछ इस तरह ग्रो करती है, मॉइस्ट सोइल में। कौन सी सोइल में? मॉइस्ट सोइल में। मॉइस्ट सोइल कौन सी होती है? जिसमें नमी हो, पानी हो, पानी से मिट्टी गीली हो जाएगी ना, उसी को ही मॉइस्ट सोइल कहते हैं। और उसमें कुछ ये अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है, ऐसे। इस स्ट्रक्चर को, ये जो अम्ब्रेला बनी हुई है, इसे ही हम बोलते हैं बच्चों मशरूम, जो हम खाते भी हैं एज अ वेजिटेबल। और पैकेट में हमारे घरों में कुछ ऐसे आती है, ये है ना, थोड़ी साफ सुथरी आती है इसमें, इसलिए NCERT की बुक में हमें ऐसे देख रखी है। वैसे हमारे जो घर में आती है बिल्कुल वाइट आती है, क्योंकि वो साफ होके आती है,
ठीक है, पर चलो वो तो आप समझ ही गए हो कि साफ होके आती है बस। तो इसे हमने पढ़ना है कि अपना खाना कैसे ऑब्टेन करती है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे याद रखना है हमें। कोई भी फंगस है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कोई भी फंगस है, जैसे एग्जाम्पल मशरूम, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि आगे आकर आपको पता चलेगा, हम पहले ही इसको बता के चल रहे हैं कि मशरूम जो हम पढ़ रहे हैं ये एक फंगस है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी फंगस, राइट, फंगस के बारे में ही जानते हैं। देखो बच्चों, फंगस का जो रहने की जगह है, लिविंग प्लेस है, वो इसको पसंद आती है, ध्यान से सुनेंगे, कौन सी जगह इसे पसंद आती है। जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं, हमें हमारे घर पसंद है, ठीक है, इसी तरह से इनकी भी रहने की जगह जो इनको पसंद होगी वो है बच्चों मोइस्ट प्लेसेस, यानी कि जहां पर नमी हो, ऐसी जगह इन्हें पसंद है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो आप लिखोगे दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। पूछा जाए क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। पूछा जाए क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बच्चों साथ के साथ मैं आपको वो भी बताती जा रही हूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि फंगस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, सिंपल। उसके बाद फिर ये खाना कैसे ऑब्टेन करती है? जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती तो ये खाना कैसे ऑब्टेन करती है? देखो, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। किससे खाना ऑब्टेन करती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या होता है? डेड मतलब जो ऑलरेडी मरा हुआ है, और डिकेइंग मतलब खराब। ठीक है, डिकेइंग मतलब क्या होता है? खराब। या तो ये खाने को खुद खराब करती है, जैसे मान लो मोस्टली फंगस ऐसी भी होती हैं जो हमारा खाना खराब करती हैं और फिर उस खराब खाने से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं। ठीक है, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या खाना खाने का तरीका है वो है दैट दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग चीजें हैं, यानी जो मरी हुई हैं, जो खराब है या ये उनको खुद खराब करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ये खाना लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को जो इस तरह खाना लेते हैं ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बच्चों सेप्रोट्रोफ्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम सेप्रोट्रोफ बोलते हैं। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रोफ्स? फंगस सेप्रोट्रोफ होती है, इसके एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है। सेप्रोट्रोफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, एंड दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। किससे फूड ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रोफ बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब फंगस जैसे कि मशरूम भी सेप्रोट्रोफ है, सारी फंगस सेप्रोट्रोफ होती है। सबको समझ में आया बच्चों? देखो, इसी को अब अपने लिखना कैसे है ये तो हमने क्वेश्चन ही पूछे हैं बस। आगे आप इसकी डेफिनेशन देंगे क्या? सबसे पहले क्वेश्चन देखो ये, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients। बूजो को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हुई सुनकर कि जब ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रही तो कैसे बना पा रही हैं? तो मैं आपको बता चुकी हूं, दे ऑब्टेन। अब बच्चों इस साइड में इसके ऐसे लिख सकते हो, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। या तो मरा हुआ कुछ भी हो या खराब हो या उसको किसी चीज को खराब कर देंगे, उससे ये अपना खाना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। क्या इनके पास उसी तरह माउथ है जैसे एनिमल्स के पास होता है? नो, दे डू नॉट हैव माउथ। ये आप लिखोगे, नो
दे डू नॉट हैव माउथ, इनके पास बच्चों कोई माउथ नहीं होता, याद रखना इनके पास कोई माउथ नहीं होता। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट भी नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, एज दे लैक क्लोरोफिल, लैक मतलब कमी होना, ना होना उस चीज का, तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ना ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके। ये बच्चों सेप्रोट्रोफ होते हैं, बिकॉज दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्लियर है बच्चों, ये आप इसके साथ में ऐसे लिख लेना। चलो अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आपने ये घर पे भी परफॉर्म करके देखनी है, बहुत ही इजी एक्टिविटी है। और एक्टिविटी हम क्यों करते हैं बच्चों, एक्टिविटी हम आपको इसीलिए बताते हैं कि आपको करनी है ताकि जो टॉपिक है ना उसकी नॉलेज आपके अंदर बिल्कुल फिट हो जाए, फिक्स हो जाए, रट्टे वाली बात ना रहे कि आपने पढ़ा, याद किया, क्वेश्चन पेपर में लिखा और भूल गए, ऐसा नहीं करना। तो हमने ये एक्टिविटी क्यों बताई है आपको, ताकि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें विद योर पेरेंट गाइडेंस और फिर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें। तो एक्टिविटी देखो बच्चों, ये सेप्रोट्रॉफ के ऊपर ही है। सबसे पहले तो टॉपिक क्या है, ये सेप्रोट्रॉफ्स के ऊपर ही है। क्या करना है हमने, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लो, सबके घर में ब्रेड आते हैं, आपके घर में ब्रेड आएगा तो आपने क्या करना है, उसका एक पीस ले लेना है, ठीक है, उसका एक पीस ले लो और उसको पानी से गीला कर लो। क्योंकि ऐसा क्यों किया हमने एक ब्रेड ली, ठीक है, एक ब्रेड ली और ब्रेड को हमने थोड़ा थोड़ा पानी से गीला क्यों कर लिया, ऐसे, जस्ट दिस इज फॉर योर एक्सप्लेनेशन, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। इसको गीला हमने क्यों कर लिया बच्चों, क्योंकि हम फंगस ग्रो करवाएंगे इसके अंदर, और फंगस को कैसी जगह पसंद होती है रहने के लिए, मॉइस्ट, ठीक है, गीली जगह जहां थोड़ी नमी हो, ऐसी जगह फंगस रहना पसंद करती है ना, बिकॉज फंगस ग्रो एट मॉइस्ट प्लेसेस। कैसी जगह पे उसको ग्रो करना पसंद है, जहां नमी हो। तो आपको हर एक चीज का रीजन बताया जा रहा है ताकि आप जो चीज कर रहे हो आपको पता भी हो। आप अगर करो कि आपने ब्रेड लिया और उसको गीला कर लिया तो आपकी मम्मा पूछेंगे कि ब्रेड गीला क्यों किया, तो आप उनको बोलोगे ना कि हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम इस पे फंगस ग्रो करवाना चाह रहे हैं और फंगस को गीली जगह ही पसंद होती है, नमी वाली जगह ही पसंद होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए ही इसको मॉइस्ट किया है, गीला किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। जहां लगे ना थोड़ी नमी भी आती है, थोड़ी गर्मी भी आती है, गर्मी इन द सेंस थोड़ी धूप भी पड़ती है, ऐसी जगह आपने वो ब्रेड 2 से 3 दिन तक वैसे ही बाहर रख देना है विदाउट एनी कवरिंग, ठीक है। आप उसमें कोई कवरिंग ना लगाएं, उसको सिंपल ऐसे 2-3 दिन तक वहां पर छोड़ दें एज इट इज। नाउ अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, फिर आप धीरे धीरे देखोगे उसके ऊपर ना जैसे रुई नहीं होती है, बिल्कुल रुई जैसे फ्लफी फ्लफी स्ट्रक्चर उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 या 3 दिन के बीच में उसके अंदर वाइट फ्लफी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, इन आप फिर ये ऑब्जर्व करोगे बच्चों, इनके कलर कैसे हैं, यानी कि जो फंगस ग्रो करेगी ना, आपने ये देखना है उसका कलर क्या है पैचेस का, जो बच्चों ग्रीनिश होगा, कुछ ग्रीनिश कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है बच्चों, जिससे हम किसी चीज को छोटे को बड़ा देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से मार्केट में मिलता है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इस तरह आप उसको देख सकते हो, राइट। और माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल्स में भी होता है, जिसमें हम कोई भी चीज जो हमें अपनी आंखों से स्वयं ना दिख पाए अच्छे से, हम उस छोटी से छोटी चीज को, अब अपने हाथ में कितने माइक्रोब्स हैं, वो आपको ऐसे आंखों से दिखते हैं, नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप मतलब जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हैं जो, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने देखना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको क्या दिखा, किस कलर का दिखा, कैसा दिखा, वो सारी चीजें आपने नोटबुक में लिखनी है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, और आप देखोगे क्या, जैसे धागे होते हैं ना कॉटन के, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप ब्रेड के ऊपर देखोगे और वो फंगस होती है, ठीक है ना। आपने क्या देखना है बच्चों,
कि हम जब इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो हम देखेंगे वी विल ऑब्जर्व दी कॉटनी या कॉटन पैचेस, कॉटन लाइक पैचेस ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो फंगस है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है ना, उस फंगस को हम मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड फंगस जो है उसके पैचेस हम देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपने जब माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा तो आप जिस स्ट्रक्चर को देखोगे ना, कॉटन जैसे स्ट्रक्चर होंगे, वो मतलब वो असल में होते क्या हैं, वो ब्रेड मोल्ड है, यानी कि ब्रेड के ऊपर ग्रो होने वाली फंगस है जिसे हम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ब्रेड, और ब्रेड को यहाँ देखो, पहले तो वो देख लो जो आपको अपनी विजिबल आईज से विजिबल होगा, वो देखो। तो ये कुछ हमें इस तरह से ब्रेड दिखेगा, ठीक है। इसमें आप ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस देख पा रहे होगे। ये जितने भी ग्रीन कलर के पैचेस हैं, ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये फंगस के हैं, फंगस के हैं। कौन सी फंगस? ब्रेड मोल्ड। समझ में आ गया ना। अब इसी को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो कुछ यहां पर बच्चों में आपको बनाकर दिखा देती हूं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। अब समझो, ये जो डंडी जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। और इसके अंदर होती है बच्चों ऊपर जो हमारे ये जो ऊपर आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं इस तरह से, ये होते हैं स्पोर्स। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, जो आपको ब्रेड पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है वही आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। जो ये डंडी है इसे क्या बोलोगे? स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। उसके ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पोरेंजियम। और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है बच्चों। ये स्पोर्स जो हैं ये स्पोर्स ही हैं जो मतलब हवा में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि हमने तो ब्रेड को सिर्फ गीला करके रखा था, तो 3 दिन या 2 दिन के अंदर उसमें फंगस ने कैसे ग्रो की? वो फंगस कहाँ से आई? ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। बच्चों आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसका जवाब ये है कि हवा में ही ये स्पोर प्रेजेंट होते हैं फंगस के। 24 घंटे हर टाइम हर हवा में फंगस के स्पोर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना स्पोरेंजियम, जब ये टूट जाता है, जब ये बच्चों ऐसे करके यहां से टूट जाता है ना सही समय आने पर, तो इसमें से ये छोटे छोटे स्पोर्स हैं, हमें अपनी आंखों से दिखते भी नहीं है, ये रिलीज हो जाते हैं और आ जाते हैं हवा में। तो ये हवा में स्पोर मिलते हैं। तो जब भी इन्हें मौका मिलता है ना कि अरे मेरे को तो ये चीज खराब करने को मिल गई, जैसे आपने ब्रेड को गीला करके रख दिया, इसको तो पसंद आ गया, तो ये वहां ग्रो कर जाएगी, ठीक है। आपका जवाब आपको मिल गया है कि ब्रेड 3 दिन रखते ही खराब क्यों हुआ? क्योंकि स्पोर हमेशा हवा में मिलते हैं। और आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर याद रखना है फंगस का, स्पोरेंजियोफोर, उसके ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम, अंदर स्पोर्स, और ये स्पोर हर जगह मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी इस लेयर को तोड़कर बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ये भी बच्चों फंजी ब्रेड के ऊपर इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती है, ठीक है ना, कुछ इस तरह की। तो ये क्लियर हो गया आपको, यही माइक्रोस्कोप में दिखा रखा है जो मैंने यहां आपको क्लियरली बना के दिखाया है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगस। हमने तो पहले ही बता दिया था आपको, आप इस बात को पहले ही जान गए थे कि जो ब्रेड को खराब कर रही है ये क्या चीज है ना, ये रिजल्ट है। लेकिन हम तो रिजल्ट को पहले ही समझ के चल रहे हैं,
क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फंगस। फंगस हैं बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स। ब्रेड मोल्ड उस टाइप है फंगस का। कौन सी? ब्रेड के ऊपर कौन सी है? ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना? तो ब्रेड मोल्ड है। आगे सुनो, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाती है, फंगस डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करती है, इसीलिए उसे हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं और उस न्यूट्रिशन के तरीके को हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। डेफिनेशन अभी आपको आगे भी मिलेगी, ठीक है? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड मोल्ड अपना खाना किससे लेगी? ब्रेड से लेगी। इवन ब्रेड को खराब करेगी, पहले ब्रेड को खराब भी कर दे। क्या जिस ब्रेड के ऊपर फंगस लगी हुई है, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। उससे स्मेल भी बहुत गंदी आती है, वो खराब हो चुका होता है। फिर वो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ फंगस का। फंगस ही उससे खाना खा सकती है बच्चों, हम नहीं खा सकते उसको, है ना? तो बच्चों जो ब्रेड मोल्ड है वो ब्रेड से खाना लेगी। इन्हें सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि सेप्रोट्रॉफ ही हुआ ना ये फंगस, क्योंकि इसने पहले ब्रेड खराब की। जो आपने ब्रेड एक्टिविटी में ली वो ब्रेड पहले इसने खराब की, अब ये उसका खाना बन गई है, आपके लायक नहीं रही वो, इसलिए इन जैसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है? अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें बच्चों। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाना लेने का या खाने का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? टेक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषण तत्व लेते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब खराब, डिकेइंग मतलब खराब, ठीक है? तो जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पोषण तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो, ठीक है? तो उसे हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम, देखो बच्चों, ऑर्गेनिजम्स को तो हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ, और जो सेप्रोट्रॉफ्स जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है इसका फंगस, फंजाई, जैसे कि फंजाई में भी ब्रेड मोल्ड जो हमने एक्टिविटी के द्वारा पढ़ा है, और दूसरा बच्चों मशरूम, दोनों ही सेप्रोट्रॉफ होते हैं। ब्रेड मोल्ड भी और मशरूम भी, दोनों एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब फंगस और भी कहीं ग्रो करती है बच्चों, फंगस कहीं पे भी ग्रो कर सकती है। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी नमी चाहिए और ये हर जगह ग्रो करेगी। खासकर जब बारिश का मौसम होता है ना, रेनी सीजन होता है, तब ये बहुत सारी चीज़ों को खराब करती है, क्योंकि बच्चों अपना खाना तो बनाती नहीं है, तो ये खराब करने के लिए या औरों की चीज़ों को खराब करना इसका फेवरेट काम है। तो आप क्या देखोगे? फंगस ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स, यानी कि अचार, अचार के अंदर भी ग्रो करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अचार को, जो सरसों का तेल होता है ना, उसमें मतलब पूरा फिल करके रखो, अचार में बहुत सारा सरसों का तेल डालकर रखो, क्योंकि ताकि जो बाहर मॉइस्चर है और अचार है उसके बीच में तेल आ जाए, तेल एक बैरियर बना दे, उस बैरियर की वजह से फंगस अंदर ग्रो नहीं कर पाती। इसीलिए अचार में आपने अपनी मम्मा, वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि अचार के अंदर सरसों का तेल ज़्यादा क्यों डाला जाता है, ताकि फंगस उसके अंदर ग्रो ना करे, क्योंकि अचार में भी फंगस ग्रो कर जाती है और फिर वो अचार खाने लायक नहीं रहता। इसी तरह से लेदर के शूज़, लेदर की जैकेट, जो भी हम घर में लेदर का बैग यूज़ करेंगे, कुछ भी, उसमें भी फंगस ग्रो कर सकती है, कपड़ों में भी कर सकती है, या किसी भी आर्टिकल में जिन्हें आप कहाँ छोड़ दोगे? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी नमी, ये चीज़ इन्हें मिल जाए तो बस वो उस जगह में वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उनको खराब करते हुए ये एक सेकंड भी सोचेंगी नहीं, क्योंकि इनकी फेवरेट जगह क्या है? थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी नमी, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट मतलब थोड़ी गर्मी, ह्यूमिड मतलब नमी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो बस फिर आपकी कोई भी चीज़ वहाँ रखी हो उसे खराब होने से कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि फंगस के स्पोर तो हवा में ही होते हैं, इन्हें तो बस कंडीशन चाहिए और ये हमारी चीजों को खराब कर देती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, देखो आ गई ना वही बात, रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पर थोड़ी गर्मी भी होती है और नमी तो आ ही जाएगी रेनी सीजन में। दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को खराब करती है। बाहर जो भी चीज़ रखो उसे खराब कर देगी, आपके अचार खराब कर सकती है, कोई भी आर्टिकल खराब कर सकती है, कोई भी आर्टिकल यानी कि कोई भी सामान। सो अब आपने क्या करना है, आस्क योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से आपने क्या पूछना है, अबाउट द मेनेंस यानी कि खतरे, डेंजर ऑफ फंगस इन योर हाउस। आपने पूछना है अपनी मम्मा से कि फंगस आपका कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो फंगस खराब करती है, और फिर वो आपको बताएंगी कि फंगस जो है अचार खराब कर देती है, फंगस क्या है खाना खराब कर देती है, फंगस क्या है उनकी चीजें खराब कर देती है, घर के आर्टिकल्स खराब कर देती है। तो आपने ये भी करना है, आपने अपने मम्मा पापा से पूछना है कि फंगस के क्या क्या खतरे होते हैं, घर में फंगस जो है वो क्या क्या हार्मफुल मतलब इफेक्ट शो करती है। ठीक है, ये कर लेंगे आप। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपने एक तो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और साथ ही साथ ये आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है बस, और साथ ही साथ बच्चों रिवाइज तो करना ही है, रिवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, ऑल द बेस्ट।